बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब बायोकेमिस्ट्री। तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो और केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इट कंबाइंस बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड हाउ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, lipids यानी fats and nucleic acids यानी deoxyribonucleic acid and ribonucleic acids interact and contribute to life functions. Next question है, what are bioelements? Bioelements are the chemical elements essential for life. Essential means कि ये important है, such as carbon, hydrogen, oxygen। ठीक है, ये इन chemicals के बगैर हम शायद सर्वाइव ना कर सकें। नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड आर क्रूशियल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। थर्ड है, डिस्क्राइब द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म primarily consist of water about 70 to 90%, along with organic compounds like proteins, lipids, carbohydrates, and nucleic acids. It also contains inorganic ions such as potassium, sodium, calcium, and chloride. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 काइंड्स के ही हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, सर्व एज एंजाइम्स। यानी हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। सारे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सेकंड है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते रहते हैं। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर्स एंड स्टार्चेस प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रक्चर। एनर्जी भी देते हैं और स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखते हैं। फोर्थ इज़ लिपिड्स। फैट्स और ऑयल्स दोनों आते हैं लिपिड्स में। ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन जो उसकी आउटर कोटिंग है उसको बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द कोवलेंट बॉन्ड इन वाटर पोलर। वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये पोलर क्यों है? इसका रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड इन वाटर इज़ पोलर बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। दिस कॉजेज ऑक्सीजन टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। यानी उनके बीच जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उन्होंने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर किए हुए हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो उसको मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, क्रिएटिंग अ partial negative charge on the oxygen and a partial positive charge on the hydrogen. Sixth, why is water regarded as a universal solvent? Water is regarded as a universal solvent because it can dissolve many substances due to its polar nature. जो मेन बात है इसकी वो है वाटर की पोलैरिटी। ठीक है, कि वाटर की जो पोलैरिटी है वो हाईएस्ट है अमंग अदर एलिमेंट्स। तो इस वजह से जो ये इसकी जो एक बेस्ट सॉल्वेंट की तरह ये सर्व करता है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद वेरियस आइंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स अलाइंग देम टू डिजॉल्व ईजीली। ठीक है, ये इसके साथ जब सल्यूट ऐड होता है तो ये उसको ज़्यादा ईजीली डिजॉल्व कर लेता है। सेवेंथ है, वाई व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ क्रूशल बिकॉज इट्स वो क्या क्या कर सकता है? स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, इट हेल्प स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इनके स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करता है, प्रॉपर्टीज़ पर अफेक्ट करता है, यानी कि जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं जिस तरह के वाटर में भी जो H2O बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और इसी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना हाई है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रोमोट सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी है पोलर सब्सटेंसेस की, उनकी पोलर सब्सटेंसेस में ही सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसको ये इन्हेंस करता है।
8 है वाई आर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन इंक्रीज वेरी लिटल टेम्परेचर इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और जो आपकी बॉडी की जो स्वेटिंग प्रोसेस है वो भी इसी प्रिंसिपल पर होता है, ठीक है। तो ये उस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आंसर है इसका कि वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये MCQs में भी आ सकता है। मीनिंग इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी विद ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। This is due to the energy required to break hydrogen bonds between water molecules. Again, water molecules में hydrogen bonds की ही बात आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज वाटर प्रोटेक्ट लिविंग थिंग्स अगेंस्ट सडन थर्मल चेंज। थर्मल चेंज यानी टेम्परेचर का जो चेंज है, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो भी टेम्परेचर की चेंजेस हैं उसमें लिविंग थिंग्स को वाटर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका रीज़न है वो भी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। Water protects living things against sudden thermal changes due to its high specific heat capacity. It absorbs and releases heat slowly. ठीक है कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को और फिर उसको स्लोली वापस रिलीज करता है, बफरिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रैपिड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एंड हेल्पिंग टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाई हीट वेपराइजेशन ऑफ वाटर टू एनिमल्स। ये अब है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अभी तक हमने हाई हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस किया। तो द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स बिकॉज इट अलाउज फॉर इफेक्टिव कूलिंग, ठीक है। इफेक्टिव कूलिंग थ्रू इवेपोरेशन, यानी कि जब इवेपोरेशन होती है तो वो हीट रिलीज होती है, इससे ये कूलिंग प्रोसेस जो है ये भी स्टार्ट हो जाता है। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन और सरफेस, ठीक है। सरफेस यानी कि जो स्वेट है वो वाटर कह रहे हैं उसको। इट एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हेल्पिंग टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन भी इसी तरह से हुई है। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का यानी कि सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिस पर बाकी शुगर्स बनते हैं ये वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइसेकेराइड्स। डाई जो लफ्ज़ है डाई, इसका मतलब ही है टू का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो टू मोनोसेकेराइड्स यानी कि दो मोनोसेकेराइड्स जब लिंक हो जाते हैं ना तो वो एक डाइसेकेराइड बनाते हैं। तो डाइसेकेराइड की एग्जांपल हमारे पास क्या है, सक्रोज और लैक्टोज, ये दोनों जो हैं ये डाइसेकेराइड्स हैं। थर्ड है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है, शॉर्ट चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। अब इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन्स इसकी एग्जांपल है। पॉलीसेकेराइड्स है लॉन्ग चेन्स। ये देखें कि ओलिगोसेकेराइड्स शॉर्ट चेन है और पॉलीसेकेराइड्स लॉन्ग चेन है, और ये सारे ही मोनोसेकेराइड से ही डिराइव हुए हैं। डाइसेकेराइड भी, ओलिगोसेकेराइड भी और पॉलीसेकेराइड्स भी। इसकी एग्जांपल में आ जाता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ठीक है। 12th है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स की जो क्लासिफिकेशन है ये दो बेसिस पर की जाती है। फर्स्ट है इसमें कार्बन एटम्स और जो सेकंड है वो है कार्बोनाइल ग्रुप पोजीशंस, ठीक है। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन एटम्स में आ जाता है कि ट्रायोजस, ट्राई का मतलब है थ्री अब क्या है, क्योंकि ये नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो इसका मतलब है कि इसमें 3 कार्बन्स हैं। अब 3 कार्बन जो है उसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड, ठीक है। टेट्रोजेस, टेट्रा मीन्स 4, इसमें 4 कार्बन्स हैं, इसकी भी एक एग्जांपल है। पेंटोजेस यानी कि 5 कार्बन, इसकी एग्जांपल राइबोस, इसकी इराइथ्रोस। और हेक्सा मीन्स 6, तो हेक्सोजेस यानी 6 कार्बन और इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पोजीशन तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, एल्डोजेस और कीटोजेस। एल्डोज में क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मॉलिक्यूल के एंड पर होता है, यानी कि टर्मिनल्स पर होता है, एंड या टर्मिनल जो एक ही बात होती है, ठीक है। और कीटोसिस में विद इन द मॉलिक्यूल, या तो मिडल में होता है या फिर लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, ठीक है, कॉर्नर्स पे नहीं होता। उसकी एग्जांपल है ग्लूकोज और इसकी है फ्रक्टोज, वो एल्डोज है और ये कीटोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ ओपन चेन राइबोज इनटू रिंग चेन, ठीक है। कन्वर्ट किस तरह होता है ओपन चेन राइबोज एक रिंग चेन में।
सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ रिंग होती है, यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, वो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है. द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन ओपन चेन राइबोज रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द कार्बन 5. उसके बाद जो प्रोसेस है वो है साइक्लाइजेशन. दिस फॉर्म्स अ 5 मेंबर्ड फुरानोज रिंग. 5 मेंबर यानी C5 की बन जाती है वो चेन, और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन उसमें हो जाती है कि द एल्डिहाइड ग्रुप बिकम्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रिएटिंग अ हेमिसिटल लिंकेज. ठीक है, तो ये जो साइक्लिक राइबोज है ये ज़्यादा स्टेबल होता है जो राइबो न्यूक्लिक एसिड में होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल द रिंग्स फॉर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज. तो इसकी यहाँ पर मैंने डायग्राम्स ड्रॉ की हैं. डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना है कि इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस लोकेशन पर है और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस लोकेशन पर है. बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जस्टिफाई द लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर स्वीटनर्स आर लेफ्ट-हैंडेड sugars and cannot be metabolized by the right-handed enzymes. Metabolized mean to be digested. ठीक है, अब जो लेफ्ट-हैंडेड sugars हैं उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, उसको डाइजेशन प्रोसेस के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते राइट-हैंडेड एंजाइम्स. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ठीक है, सबसे पहली बात आ जाती है एंजाइम स्पेसिफिसिटी. ठीक है, एंजाइम हर एक मॉलिक्यूल के लिए अपना, हर एक क्लास ऑफ फूड के लिए अपना है. ठीक है, प्रोटीन्स को प्रोटीएज ही ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है, इसी तरह से स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग है और फैट्स के लिए अलग है. तो एंजाइम कैन ओनली फिट स्पेसिफिक शुगर आइसोमर्स. के स्पेसिफिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है कैरालिटी. L sugars and D enzymes are mirror images and incompatible. ठीक है, ये सर सेकंड रीज़न है. और थर्ड है मेटाबॉलिज्म. D enzymes कैन नॉट मेटाबोलाइज L sugars, so L sugars are not caloric. 16th है illustrate the formation and breakage of. फर्स्ट इसमें है सक्रोज, यानी आपने फॉर्मेशन और ब्रेकेज दोनों बतानी है. सबसे पहली बात इसमें है कि आप अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इस केमिकल इक्वेशन याद होनी चाहिए. बस इसमें जो लेफ़्ट साइड पर होगा यानी जो इसके रिएक्टेंट्स हैं वो आप एक बार अलग करके लिख दें, और जो इसमें राइट साइड पर है जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो आप एक बार यहाँ पर लिख दें. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जब रिएक्ट करते हैं तो एक सक्रोज का प्रोडक्ट बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है. ठीक है, तो इसका इस तरह से डायग्राम है. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का है, तो सेम, लेकिन इससे आपने प्रोडक्ट में सक्रोज इस तरह से बनाना है. ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेकेज ऑफ सक्रोज. ठीक है, तो ब्रेकेज ऑफ सक्रोज के लिए भी सेम है कि अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि सक्रोज और वाटर. पिछले रिएक्शन में हमने क्या किया था कि सक्रोज और वाटर हमारे पास प्रोडक्ट था. अब जब ब्रेकेज ऑफ सक्रोज हो रहा है तो उसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास राइट साइड पर आ जाएंगे. ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी. तो इसी तरह से इसके वो जो डायग्राम है वो भी पूरा रिवर्स हो जाएगा. ये जो लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है, इस एरो के बाद वाला वो सारा राइट साइड पर जो है वो लेफ़्ट पर आ जाएगा और जो लेफ़्ट पर है वो राइट पर आ जाएगा. बस इन दोनों डायग्राम्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है. ओके, सेकेंड पार्ट है इसका माल्टोज, फॉर्मेशन ऑफ अ माल्टोज. इसमें भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उसी तरह से हैं. केमिकल इक्वेशन है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज, दो अल्फ़ा डी ग्लूकोज जब रिएक्ट करते हैं तो एक माल्टोज बन जाता है प्रोडक्ट्स में और एक वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसमें भी बात ऐसी है कि दो ग्लूकोज हैं और वो रिएक्ट करके माल्टोज बना लेते हैं. मेरा पिक्चर थोड़ा ब्लर है. ब्रेकेज ऑफ माल्टोज में भी हमारा केमिकल इक्वेशन और डायग्राम दोनों रिवर्स हो जाएगा. केमिकल इक्वेशन क्या होगा कि माल्टोज और जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लेफ़्ट पर आ जाएगा और अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो दो हैं 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज ये हमारे पास राइट पर आ जाएगा, यानी इस बार ये प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से डायग्राम भी रिवर्स हो जाएगी. यहाँ पर इसका माल्टोज आ जाएगा लेफ़्ट पर और दो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे राइट साइड पर इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम. ये मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर दें तो अच्छा हो जाएगा.
थर्ड है लैक्टोज, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज में हमारे पास क्या होता है, एक बीटा डी लैक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में एक लैक्टोज आ जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका डायग्राम इस तरह से है। बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में हमने शायद अभी डिफ्रेंशिएट भी किया है कि इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये टॉप पर होता है और इसका बॉटम पर होता है, ठीक है। तो इससे इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ब्रेकेज ऑफ लैक्टोज में क्या होगा, केमिकल इक्वेशन और डायग्राम हमारा दोनों रिवर्स हो जाएंगे, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसकी केमिकल इक्वेशन आप पहले अलग करके लिख सकते हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या है, फिर क्या प्रोडक्ट्स क्या है, एंड देन कि उसकी केमिकल इक्वेशन क्या है। लैक्टोज और वाटर मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो बीटा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज इसका प्रोडक्ट होगा। और इसी तरह से डायग्राम में भी लेफ्ट साइड पर लैक्टोज आएगा और राइट साइड पर डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज, अल्फा और बीटा भी आ सकते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 17 है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर NH2 अमोनिक और यहाँ पर है R। अब ये R क्या है, ये है अल्काइल रेडिकल, ठीक है। इसकी जगह कोई भी CH3 ग्रुप हो सकता है, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ। तो R के पीछे ना मेथ से लेकर डेक तक सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स इसमें क्या है, 2 अमीनो एसिड्स हैं और रिएक्शन क्या हो रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद द अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर। एक का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है एक अमीनो एसिड का, वो दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। फिर प्रोसेस क्या है, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस रिलीजेस अ वाटर मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट इसमें है एक पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। 2 अमीनो एसिड्स का जो लिंक है। अब यहाँ पर इसको मैंने केमिकल इक्वेशन भी लिखा है कि 1 अमीनो एसिड और सेकंड अमीनो एसिड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिएक्ट करता है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल उसका एक प्रोडक्ट होता है। ये इस डायग्राम में ही केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से लिखी हुई है, ठीक है। ये जो इसमें हाईलाइट हुआ हुआ है ना ब्लू कलर से, ये इसका पेप्टाइड बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स के भी स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर अब क्या है, अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है लोकल फोल्डिंग यानी अल्फा हेलाइसिस बीटा शीट्स स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। थर्ड है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, 3D शेप ऑफ अ सिंगल चेन फॉर्म्ड बाय वेरियस इंटरैक्शंस। और फोर्थ है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्मिंग अ फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 डिस्क्राइब। फर्स्ट पार्ट में है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो डिस्क्राइब आप किसी भी बायोलॉजिकल चीज़ को, बायोलॉजी में किसी भी टर्मिनोलॉजी को या किसी भी टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसकी शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो शेप ग्लोबुलर प्रोटीन्स की होती है स्फेरिकल, स्ट्रक्चर उसका है कॉम्पैक्ट हाइड्रोफोबिक इंटीरियर्स के साथ, फंक्शन इसका है एंजाइम ट्रांसपोर्ट और एंटीबॉडीज़ यानी आपको जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एग्जाम्पल इसका है हीमोग्लोबिन और एंजाइम्स, ठीक है। बी है फाइब्रस प्रोटीन्स। इसका शेप किस तरह से इलोंगेटेड और थ्रेड लाइक है। स्ट्रक्चर इसका है रिपेटिटिव सीक्वेंसेस यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। फंक्शन इसका है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ और एग्जाम्पल इसमें है कोलेजन एंड केराटिन। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो लिपिड्स के बीच जो क्लासिफिकेशन है वो है, पहली है सिंपल लिपिड्स यानी कि फैट्स ऑन ऑयल्स, ये ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, वैक्सेस हैं। सिंपल लिपिड्स ये दोनों चीज़ें हैं, फैट्स ऑन ऑयल्स भी और वैक्सेस भी। ये ट्राइग्लाइसराइड्स इसकी एग्जांपल है और फैटी एसिड्स एंड ईस्टर्स। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है लिपिड की वो है कंपाउंड लिपिड, ठीक है। इसमें आ जाता है फॉस्फोलिपिड्स कंटेन फॉस्फेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन शुगर्स।
थर्ड है डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। डिराइव्ड यानी कि जो थोड़ा सा प्रोसेसिंग के बाद आए। स्टेरॉइड्स है, इसमें स्टेरॉइड रिंग्स आ जाती हैं। फैटी एसिड्स यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स में आ जाता है स्फिंगोमाइलिन्स यानी कि जिसमें स्फिंगोसीन जो हमारा यूनिट है वो आ जाता है। What roles do lipid play in living organism? लिपिड्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसका रोल क्या है? फर्स्ट तो है एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। ये जो लिपिड्स हैं ये एक वाहिद चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा अरसे तक आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर रखता है, यानी कि जब भी आपकी बॉडी को फिर ज़रूरत होती है तो ये उसी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो फैट्स की सूरत में ये बॉडी में स्टोर होता है। सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, तो स्ट्रक्चरल जो उसकी शेप है उसको मेंटेन रखने के लिए भी लिपिड्स वर्किंग कर रहे होते हैं। थर्ड है इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन दे रहे होते हैं। थर्मल मींस टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि आउटर साइड टेम्परेचर जिस तरह भी हो आपकी बॉडी का जो इनसाइड टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। सिग्नलिंग एक्ट एज हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स मींस केमिकल्स, ठीक है, जो डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ है प्रोटेक्शन, शील्ड ऑर्गन्स एंड रिड्यूस वाटर लॉस, फॉर एग्जांपल वैक्सेस, ठीक है। तो यहाँ से ये मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन शायद गलती से आ गया, वैक्सेस तक ही इसका आंसर है। 23rd है वाई डू फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ थिन लेयर ऑन सरफेस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका रीज़न है कि बिकॉज ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड्स। हाइड्रोफिलिक हेड्स क्या हैं कि अट्रैक्टेड टू वाटर ओरिएंटिंग टूवर्ड्स द एक्वस एनवायरनमेंट, और हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन वाटर डिसलाइकिंग। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग यानी कि जो वाटर में मिसेबल हैं, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक यानी कि जो वाटर में मिसेबल नहीं है, रिपेल्ड बाय वाटर, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करते हैं वाटर और इसको रिपेल करते हैं, ओरिएंटिंग अवे फ्रॉम इट एंड फेसिंग इनवर्ड। दिस अरेंजमेंट क्रिएट्स अ मोनोलेयर विथ हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग द वाटर एंड हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग अवे फ्रॉम इट, फॉर्मिंग अ स्टेबल सरफेस फिल्म। नेक्स्ट है व्हाट इज आइसोप्रीन यूनिट, एक्सप्लेन। आइसोप्रीन यूनिट क्या है? 5 कार्बन यूनिट C5H8 का केमिकल फार्मूला है और इसका रोल है कि बिल्डिंग ब्लॉक फॉर टर्पीन्स एंड स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अ स्टेरॉइड न्यूक्लियस। अ स्टेरॉइड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स, ठीक है। 3 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है एंड 1 इज 5 मेंबर्ड रिंग। स्ट्रक्चर इसका होता है रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट, और कोर है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो इसका कोर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हाउ माइट एन एरर इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फंक्शन। तो डीएनए आपको पता है कि जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन को स्टोर करके ट्रांसफ़र करता है। तो अगर इसमें कोई माल फंक्शनिंग हो जाए यानी इसमें कोई एरर आ जाए तो फिर जनरेशन्स में प्रॉब्लम आ जाता है, फिर जीन्स में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। और मोस्टली वो फिर अनट्रीटेबल होता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो उसमें आ जाता है म्यूटेशंस, चेंज अमीनो एसिड सीक्वेंस, अल्टरिंग प्रोटीन फंक्शंस। मिस फोल्डिंग कॉजेज इम्प्रॉपर फोल्डिंग अफेक्टिंग फंक्शनलिटी यानी जो सेल्स की फंक्शनलिटी है। लॉस ऑफ फंक्शन डिसरप्ट की साइट्स इम्पेयरिंग प्रोटीन्स और डिजीजेस। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो कि फिर ठीक भी नहीं हो सकते। 27th है डिफाइन जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एज अ पार्ट ऑफ डीएनए विद कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। A gene is a DNA sequence of nucleotides that encodes the information required to produce a specific polypeptide. तो यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग। पार्ट ए है मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। हम सारे पार्ट्स को 4 to 5 एस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट है इसका डेफिनेशन, ठीक है। मेजर बायो एलिमेंट्स में है नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स, जबकि माइनर बायो एलिमेंट्स में है नीडेड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। एग्जांपल इसकी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसकी है आयरन, जिंक, कॉपर। रोल क्या है इसका हमारी बॉडी में? बेसिक स्ट्रक्चर एंड एंजाइम, ठीक है, एंड एनर्जी। और माइनर एलिमेंट्स में, माइनर बायो एलिमेंट्स में स्पेसिफिक एंजाइमेटिक फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई इन टिश्यूज़। इसकी कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज़ में ज़्यादा होती है। और
इन एलिमेंट्स की जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और इनकी कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज़ में लो होती है। फंक्शन है इसका स्ट्रक्चरल, मेटाबॉलिक और इसका है कैटेलिक इरेगुलरिटी। सेकेंड पार्ट है डिमर एंड पोलीमर। ठीक है, फर्स्ट रिस्पेक्ट इसका भी डेफिनेशन है, यानी कि डिमर वो है मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय 2 सब यूनिट्स, डाइमर। और पोलीमर में है मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ मैनी सब यूनिट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका है 2 लिंक्ड मोनोमर्स और लॉन्ग चेन रिपीटेड यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं, वो बार बार रिपीट होते रहेंगे अपनी ही चेन में। एग्जाम्पल इसकी है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। इसका रिएक्शन हमने अभी तक किया भी था कि जब एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज रिएक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट लैक्टोज होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, डीएनए और प्रोटीन्स। ठीक है, साइज़ इसका है स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल है और इसका है लार्ज, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसके जो क्योंकि इसकी चेन बहुत लॉन्ग होती है और इसमें बार बार यूनिट्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो इस वजह से इसका जो मॉलिक्यूल है ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फंक्शन है इसका बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि जो बिल्कुल बेस है किसी भी चीज़ की, उसको फॉर्म करता है, सिंथेसाइज करता है, जबकि इसका काम है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको भी हम डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी अगर एक एलिमेंट उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एक कर रहा होगा, इक्वल नहीं होंगे। जबकि जो हमारे हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, उसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसका सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक एटम जो है वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, और अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, जिस तरह H2O में होता है। ठीक है, वाटर जो है, तो ये डिपेंड करता है उसके उनके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बिल्कुल मिनिमल होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्वल शेयर होता है। डाइपोल मूवमेंट हम नेक्स्ट करेंगे। इसका है कि क्रिएट डाइपोल। डाइपोल यानी कि ये जो इसका एंड पॉइंट है वहाँ पर ये चार्ज क्रिएट करता है, पार्शियल नेगेटिव क्रिएट करता है, पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करता है, जिस तरह NaCl में होता है। Na++Cl माइनस होता है ना जब NaCl बनता है। तो ये है कि उनकी क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग होती है, इस वजह से वो डाइपोल क्रिएट करते हैं। जबकि इसमें डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होता क्योंकि इक्वल शेयरिंग होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हर एक की एक ही रीज़न है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, और इसकी है ऑक्सीजन, यानी कि 2 O2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। मीथेन, अब इसमें ये है कि कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन साथ में ये है कि हाइड्रोजन भी 4 होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कार्बन ज़्यादा डोनेट कर रहा होता है या हाइड्रोजन ज़्यादा डोनेट कर रहा होता है। सॉल्युबिलिटी क्या है? जनरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये पोलर होते हैं। ठीक है, टिपिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये नॉन पोलर होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये पार्ट जो है पार्ट डी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है कि फंक्शनल ग्रुप, यानी जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं? तो इसके नेम से ही जाहिर है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और इसमें कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप्स कितने कितने होते हैं? तो इसमें भी मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और इसमें भी मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। ठीक है, इसमें है कंटेन ए कीटोन ग्रुप, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि विद इन द कार्बन चेन। विद इन यानी कि ये मिड में होता है, ये टर्मिनल्स पे होता है एल्डिहाइड। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर्स पे होता है और ये मॉलिक्यूल के मिड में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज यानी कि वो एक एल्डोज है और फ्रक्टोज जो है ये एक कीटोज है। अब जनरल फार्मूला इसमें थोड़ा है कि ये CnH2ON इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, दोनों का जनरल फार्मूला एक ही है, तो CnH2ON लिख सकते हैं या CnH2nON लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें भी होता है। अल्फ़ा ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये है ऑन कार्बन 1 इज़ बिलो द रिंग। ठीक है, OH जो ग्रुप जो होता है ये
फर्स्ट कार्बन में होता है लेकिन रिंग के नीचे, और यहाँ पर OH ग्रुप का फर्स्ट कार्बन में ही होता है लेकिन रिंग के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, चेयर कॉन्फर्मेशन ऑफ एक्सियल OH, और यहाँ पर है चेयर कॉन्फर्मेशन विद इक्वेटोरियल OH। लिंकेज इन पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड में इनका लिंक क्या है, फाउंड इन स्टार्च, ये जो है स्टार्च में पाया जाता है। ठीक है, जो अल्फा ग्लूकोज है और जो बीटा ग्लूकोज है ये सेलुलोज में पाया जाता है। ठीक है, रोटेशन इसकी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज हैज़ एन अल्फा कन्फिगरेशन एट C1 और बीटा डी ग्लूकोज हैज़ बीटा कन्फिगरेशन एट C1 यानी कि कार्बन 1। एग्जाम्पल इसकी है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, और इसकी एग्जाम्पल है सेलुलोज। FL डी ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज क्या है, राइट हैंडेड, कॉन्फ़िगरेशन इसकी राइट हैंडेड है, और L का लेफ्ट हैंडेड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें ऑन द राइट इन फिशर पोजिशन, ठीक है, और ऑन द लेफ्ट और राइट पे होता है। तो L से जाहिर है कि सब कुछ लेफ्ट पर ही होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड फॉर्म है, इसका OH ग्रुप भी लेफ्ट पर होता है। अब नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है, ये कॉमन है नेचर में, ठीक है, हर जगह पाया जाता है, जबकि ये रेयर है, बहुत कम होता है। मिरर इमेजेस क्या है, एनेंटियोमर्स, ठीक है, और इसकी भी सेम ही है। स्ट्रक्चर बेशक अगर आप ये एस्पेक्ट नहीं लिखना चाहते मिरर इमेजेस का तो ना लिखें, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। स्ट्रक्चर है सेम फार्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर देखें हम लोगों ने जो इसकी चीज़ें देखी, यानी इसके मिरर इमेजेस भी सेम है, तो इसका मतलब इसका फार्मूला सेम है। ठीक है, फार्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट्स डिफरेंट है, इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। ठीक, नेक्स्ट है पार्ट G, अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलेज की जो और अमाइलोपेक्टिन जो है ये पहले कौन क्या है, टर्मिनोलॉजीज किस टाइप की है। ठीक है, तो एज जहाँ पर भी होते हैं तो ये है कि एक एंजाइम होता है, तो टाइप इसकी ये है कि अमाइलेज एक एंजाइम है और अमाइलोपेक्टिन जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है। फंक्शंस एंजाइम का हमेशा से ब्रेकेज होता है, ब्रेकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अमाइलेज जो एंजाइम है ये स्पेसिफिकली स्टार्चेस को शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और अमाइलोपेक्टिन जो है ये अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च प्रोवाइड्स एनर्जी स्टोरेज। ये स्टार्च का ही कंपोनेंट है लेकिन उसका फंक्शन ये है कि वो एनर्जी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर इसकी किस तरह है कि प्रोटीन विद एक्टिव साइट और ब्रांच पॉलीसेकेराइड्स। बॉन्ड टाइप इसकी है हाइड्रोलाइसिस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स और कंटेन्स अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अकरेंस इनकी है फाउंड इन सलाइवा एंड पेनक्रियाज। दो जो बॉडी के जो दो कंपोनेंट्स हैं उसमें ये अकर होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन है ये प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, पहले इसका भी स्ट्रक्चर होगा इसका। अब ये है कि अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है और ये हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है जो ग्लाइकोजन है। फंक्शन इसका क्या है, प्लांट में एनर्जी स्टोर करता है अमाइलोपेक्टिन, और ये एनिमल में एनर्जी स्टोर करता है, एनिमल में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ठीक है, लोकेशन इसकी है प्लांट सेल्स और इसका है लिवर और मसल्स, लेकिन ये जो अमाइलेज है वो सलाइवा में होता है, लिवर में भी होता है लेकिन सलाइवा में भी होता है। साइज इसका है लार्जर और ये लेस कॉम्पैक्ट होता है, जबकि इसका साइज स्मॉलर है और ये मोर कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स से देखेंगे। डेफिनेशन है इसकी कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज़ अ पॉलीपेप्टाइड। अमाइनो एसिड्स दोनों में होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें उसका सीक्वेंस किस तरह होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है लोकल फोल्डिंग इनटू अल्फा हेलाइसिस एंड बीटा शीट्स। बॉन्डिंग इसकी है पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमीनो एसिड्स, और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बैकबोन एटम्स। स्टेबिलिटी इसकी है डिटर्मिन्स द ओवरऑल प्रोटीन स्ट्रक्चर, और ये है स्टेबलाइजेस स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द चेन। हर एक स्ट्रक्चर को नहीं करेगा, मतलब कि जितने भी चेन में सारे जो रीजन्स हैं उनको ये स्टेबलाइज नहीं करेगा, कुछ स्पेसिफिक होंगे। शेप इसकी है लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसमें लीनियर है और इसमें फोल्डिंग पैटर्न्स। लीनियर मीन्स स्ट्रेट और फोल्डिंग मीन्स कि वो थोड़ा पैटर्न चेंज करता रहेगा। एग्जाम्पल्स सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स इन इंसुलिन, और इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर इन केराटिन।
नेक्स्ट है टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। डेफिनेशन इसकी है ओवरऑल 3D शेप ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। इसमें असेंबली ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, इसमें एक ही होता है सिंगल और इसमें मल्टीपल होते हैं यानी काफ़ी सारे। बॉन्डिंग इसकी है इंक्लूड्स हाइड्रोजन आयनिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, और हाइड्रोजन और आयनिक वगैरह तो आपको पता है। इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। शेप इसकी है यूनिक, ठीक है, और 3D शेप होती है, यानी कि 3D मीन्स के वो ठीक से उसके पैटर्न्स बने होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जबकि इसमें कॉम्प्लेक्स होता है और अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स यानी उसकी शेप पता नहीं लगाई जा सकती। फंक्शन इसका है कि डिटर्मिन द प्रोटीन स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी लिख दीजिएगा। कैन एनहेंस स्टेबिलिटी एंड फंक्शन। स्टेबिलिटी जो ऑलरेडी स्टेबल है उसको मज़ीद स्टेबल कर सकता है ये, ठीक है। ये है स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, यहाँ तक ये आ रहा है। और नेक्स्ट है एग्जांपल्स, मायोग्लोबिन एंजाइम एक्टिव साइट्स, और इसमें है हीमोग्लोबिन फॉर सब यूनिट्स कोलेजन। इसमें मायोग्लोबिन है, इसमें हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट पार्ट है प्यूरिन एंड पैरामिडीन। तो प्यूरिन और पैरामिडीन में डिफरेंस ये है कि पहला इसका स्ट्रक्चर है, ये डबल रिंग होता है और ये सिंगल रिंग होता है, ठीक है। इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंगल रिंग होता है। नेक्स्ट इसमें यह है कि जो नेक्स्ट है इनकी एग्जांपल्स, यहाँ पर आ जाता है एडिनिन, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और गुआनिन इसको जी से, और इसमें है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी प्रेजेंस, ये न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, डीएनए और आरएनए, और ये भी न्यूक्लिक एसिड्स में ही होता है। बेस पेयरिंग फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए, जबकि इसकी बेस पेयरिंग है प्यूरिन्स के साथ, यानी एडिनिन और थायमीन एक जगह होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन एक जगह होते हैं। ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स और एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो जाती हैं। रिंग साइज इसका है लार्जर और इसका है स्मॉलर, ठीक है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बॉन्डिंग है इसमें नो डबल बॉन्ड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में है कि वन या वन से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, यानी डबल बॉन्ड्स का प्रेजेंस ज़रूरी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रेट चेन्स, ठीक है, बिल्कुल लीनियर होता है, और इसका है बेंट यानी कि इस तरह सर्कल फॉर्म में ये किंग चेन्स होते हो, ठीक है। स्टेट एट रूम टेम्परेचर इसका है सॉलिड, ठीक है, जिस तरह के बटर, और लिक्विड यानी कि ऑलिव ऑयल जिस तरह या कोई भी ऑयल हो सकता है। नेक्स्ट है इसका हेल्थ इफेक्ट, ऑफन एसोसिएटेड विद हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ठीक है, जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसका है जनरली कंसिडर्ड हार्ट हेल्दी, ये कोलेस्ट्रॉल के साथ इसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। एग्जांपल्स है इसके स्टेरिक एसिड और परमिडिक एसिड, ठीक है, और इसमें है ओलिक एसिड, ये ऑलिव ऑयल का ही एसिड है, और लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए, ठीक है, इनके फुल नेम से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर इसका डीएनए होता है डबल हेलिक्स, ठीक है, और इसका है सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है। शुगर ये इसमें है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, और इसमें है राइबोस, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बेसिस इसकी है एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है, और इसमें है एडिनिन, यूरेसिल,